स्टोरी की शुरुआत पाकिस्तान में शहबाज युग के साथ। पाकिस्तान में आज से शहबाज युग की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के नए पीएम को चुन लिया गया है। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष हैं। कल तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता थे, लेकिन आज से शहबाज वजीर आजम हो गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम चुने जाने के बाद से ही कश्मीर का राग छिड़ चुके हैं। अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद को पाकिस्तान का सेवक बताया है। उन्होंने कहा कि वो खादिम पाकिस्तान है, इसका मतलब पाकिस्तान का सेवक। भले ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम चुने गए हैं, लेकिन शहबाज की मुश्किलें आसान नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विदेशी साजिश से लेकर वोटिंग से भागने तक के आरोप उछले। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर आरोपों के तीर छोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुलाए गए नेशनल असेंबली के सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। विपक्ष तुरंत वोटिंग की मांग कर रहा था, तो सत्ता पक्ष विदेशी साजिश पर चर्चा की मांग पर डटा था। दरअसल इमरान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले विदेशी साजिश पर चर्चा का दांव चला। स्पीकर ने जब विदेशी साजिश का जिक्र किया तो विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की। दरअसल इमरान खान किसी भी कीमत पर नेशनल असेंबली की कार्रवाई को टालना चाहते थे, इसीलिए इमरान ने अपने सांसदों से बहस के दौरान विदेशी साजिश का मुद्दा जोर शोर से उठाने को कहा था। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न हो सके, इसलिए इमरान ने अपने सांसदों को लंबा भाषण देने के भी निर्देश दिए थे। इमरान के निर्देश का असर नेशनल असेंबली की कार्रवाई में दिखा। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने लंबा भाषण दिया। उनका भाषण विदेशी साजिश के इर्द गिर्द ही घूमता दिखा। शाह महमूद कुरैशी ने ये कहकर नंबर गेम में कमजोर पड़ने के संकेत दे दिए कि कल हम हो या ना हो, लेकिन तारीख जरूर गवाह होगी। उन्होंने कहा कि आज कौम को फैसला करना है कि सिर झुकाकर जीना है या सिर उठाकर। शाह महमूद कुरैशी के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इमरान खान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बिलावल ने इमरान पर तंज कसा कि वो बुजदिलों की तरह मैदान से भाग गए हैं। पीपीपी की नेता शाहिदा रहमानी एक बॉल लेकर नेशनल असेंबली पहुंची। गेंद पर गो नियाजी गो लिखा था। शाहिदा ने इमरान के आखिरी बॉल तक खेलने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो आखिरी बॉल लेकर आई हैं, क्योंकि आज इमरान का खेल खत्म हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। सरकार के समर्थक सांसदों ने विदेशी साजिश का जिक्र कर विपक्ष को घेरने की कोशिश की। वहीं विपक्षी दलों ने इमरान खान पर वोटिंग से भागने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के नए कप्तान यानी जिस शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कमान मिली है, उनसे वहां की आवाम कितनी उम्मीद कर सकती है और भारत के लिहाज से इमरान के मुकाबले उन्हें कैसे आंका जाए। The Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई जिस दिन तय हुई, उसी दिन ये भी तय हो गया कि विपक्षी पार्टियों का इरादा सिर्फ इमरान की सरकार गिराना नहीं है, बल्कि अपनी सरकार बनाना भी है। जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से भी पहले अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था। शहबाज शरीफ, जिन्हें पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन का दिमाग तो माना जाता है, लेकिन पार्टी का चेहरा वो कभी नहीं रहे। इमरान खान के खिलाफ सितंबर 2020 में जब विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया, तो उसमें भी पीएमएल-एन की तरफ से नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को ही आगे किया गया। शहबाज शरीफ विपक्षी पार्टियों के लिए जरूरी भी थे और उनकी मजबूरी भी, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली के जिस दलदल में है, उसमें शहबाज से बेहतर कोई नेता पाकिस्तान की विपक्षी दलों के पास नहीं है।
23 सितंबर 1951 को पैदा हुए शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की बीमारी तो पता है, लेकिन उसका इलाज कर पाना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के साथ ही इमरान ने जाते जाते शहबाज के सिर पर विदेश नीति की चुनौती भी लाद दी है। इमरान जिस वक्त आजाद विदेश नीति का राग अलाप रहे थे और अपनी नाकामी का ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका की तारीफ करते वक्त बता दिया कि पाकिस्तान की विदेश नीति का बॉस कौन है। शहबाज शरीफ के सामने ये चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के साथ उनकी पार्टी और बड़े भाई नवाज शरीफ के रिश्ते बेहद कड़वाहट से भरे रहे हैं। नवाज शरीफ 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों तख्ता पलट का दर्द आज तक नहीं भूले। 2018 के चुनाव से ठीक पहले खुद को अयोग्य घोषित करने और इमरान की जीत के लिए भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आर्मी को जी भर के कोसा। शहबाज पर एक आरोप ये भी लगता रहा है कि उनका रिमोट कंट्रोल नवाज शरीफ के हाथ में है। वो अब तक इमरान खान को सेना के हाथों की कठपुतली बताते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आशंका है कि शहबाज कहीं ऐसी कठपुतली ना बन जाएं, जिसकी एक डोर लंदन में बैठे नवाज शरीफ के हाथ में हो और दूसरी डोर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अपने हिसाब से खींचते रहें। भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 की बैठक होने जा रही है और उससे पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक होगी। यूक्रेन मसले पर गंभीर मतभेदों के बीच इस बैठक में दोनों देश अपने अपने संबंधों को आगे कैसे ले जाते हैं और इस बैठक के मुद्दों का आम आदमी के लिए क्या मतलब है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होनी है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये अमेरिका के बाइडेन के कार्यकाल में पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है जो यूक्रेन संकट के साए में आयोजित हो रही है। अमेरिका और भारत के बीच 2+2 वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिजिटल बैठक करेंगे। इस बैठक में बाइडेन और मोदी कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें कोविड-19 महामारी को खत्म करना, जलवायु संकट का मुकाबला करना, ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत करना शामिल है। इनके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना, लोकतंत्र और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक के बाद भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 बैठक होगी। इस बैठक में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन भारत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। भारत रूस से तेल भी खरीदता आ रहा है। इसी बात पर अमेरिका ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर चीन LOC का उल्लंघन करता है तो भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रूस उसकी मदद के लिए आगे आएगा। हालांकि बाद में अमेरिका के तेवर नरम पड़ गए। बाद में अमेरिका ने कहा था कि हर देश अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव। रविंद्र सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। अब ऐसे समय पर ये 2+2 डायलॉग होने जा रहा है जब रूस यूक्रेन को लेकर भारत और साथ ही साथ जो यूएस का स्टैंड है वो दुनिया के सामने जग जाहिर है। मैं 2+2 डायलॉग पर आऊं आप पर, लेकिन उससे पहले मैं जो वर्चुअल जो मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच है, उसके मायने में आप ही समझना चाहती हूँ। देखिए, मेरे मायने से ये जो बाइडेन और मोदी जी की मीटिंग हो रही है ये बहुत अहम है और इसकी कुछ जरूरत पड़ी है तभी ये हो रही है। ये मुझे और इंडिकेट करता है, इसका मतलब कि भारत और अमेरिका के डिफरेंसेस हैं, तभी ये दोनों लीडर्स की समिट हो रही है ताकि दोनों लीडर्स आपस में अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप करें और फिर इनकी जो आउटकम आएगा इस वर्चुअल समिट से
उसके चलते जो 2+2 होगी डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो लोग आपस में मिलकर बात करें। अदरवाइज अगर ये बाइडेन मोदी समिट ना होती, इसका मतलब ये था, मेरे विचार से मुझे लग रहा है कि डिफरेंसेस बढ़ते या ऐसे ही रहते और 2+2 में प्रोडक्टिव आउटकम शायद कम निकलता। तभी जरूरत पड़ी, देखिए होता है ऐसे मौकों में आपको बड़े लीडर्स को आपस में कॉमन पेज पे आना होता है, राइट, और उसके बाद उनकी जो व्यू निकलती है वो फिर नीचे जूनियर ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स पे जाती है। तो मेरे ख्याल से मोदी बाइडेन समिट बहुत ही अहम है, इसलिए कि ये सेट करेगी टोन फॉर द 2+2 जो अभी कुछ घंटों में होने वाला है। इसका एक और भी हम इंटरप्रिटेशन ये लगा सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है भारत पे, राइट, मोदी बाइडेन की समिट वर्चुअल एंड देन 2+2, और अभी इनफैक्ट 2+2 होगा, उससे पहले भी 1-on-1 हो गया। अभी राजनाथ जी और अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी मिले हैं और उधर फॉरेन सेक्रेटरी उनके ब्लिंकन और हमारे जयशंकर मिलेंगे। तो ये पहले दोनों 1-on-1 मिलेंगे अमेरिकन लीडर से, फिर 2+2 होगा, राइट। और इसी बीच में मोदी बाइडेन की बात हो रही है, तो मेरे को तो लगता है कि ये बहुत ही अहम डिस्कशन रही होंगी। हमें ऑब्वियसली पता तो नहीं चलेगा पब्लिक में ये क्या अंदर बातें रही, बट मुझे लगता है डिफरेंसेस को कवर अप करने का काफी प्रयास करा जाएगा दोनों देशों की तरफ से। देखिए हमारे रिश्ते अच्छे हैं और बढ़ते रहेंगे, बट रूस के मामले को लेके इस समय कुछ वो आ गए हैं, दरारें आ रही हैं हमारे रिलेशंस में, और इनको हमें मैनेज करना है, इंडिया को भी और अमेरिका को भी, दोनों को, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट में अच्छे रिश्ते रहे और रहेंगे हमारे। परंतु ये यूक्रेन वॉर को लेकर रविंद्र सर, ये आपने सही चर्चा छेड़ी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि पर क्योंकि ये चर्चा हो रही है, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो दर्शकों के सामने है। इनफैक्ट ये समझना जरूरी है कि रूस पर जो भारत का रुख अब तक रहा है, अब भारत ने यूक्रेन वॉर पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ जो 10 प्रस्ताव लाए गए थे उस वोटिंग में एक बार भी हिस्सा नहीं लिया। और जो बाइडेन हो गए, जो यूएस हैं, वो नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं कि भारत ने ऐसा रुख या स्टांस क्यों अपनाया है। उसके अलावा अगर अमेरिका की चिंता है उसके तौर पर वो कह रहे हैं कि भारत ने रूस के साथ तो व्यापार के लिए रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम पर सहमति जता दी है। रूस के विदेश मंत्री जब यहाँ आते हैं वो कहते हैं कि हम आपको प्री वॉर लेवल का जो क्रूड था वो देने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ इस तरीके के रिश्ते में रूस के साथ जिसमें आर्थिक रिश्ते शामिल है, दूसरी तरफ सामरिक रिश्ते, जैसे आपने बोला भारत और यूएस के बीच में जो रिश्ते हैं वो हमेशा से मजबूत रहे हैं, और बाइडेन की तरफ से भी ये कहना कि अमेरिका के लिए भारत से अच्छे संबंध होना काफी महत्वपूर्ण है, ये क्या इंडिकेट करता है 2+2 डायलॉग के लिए? देखिए 2+2 में बेसिक बात अमेरिका ये कह रहा है कि ये जो वॉर होगी ये होगी डेमोक्रेसीज वर्सेस डिक्टेटर्स। तो पहली बात वो इंडिया को कहता है आप डेमोक्रेसी आप डिक्टेटर के साथ क्यों जा रहे हो, वन। दूसरा वो कहता है हमने सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पे ताकि रशिया की इकोनॉमी हर्ट हो, पुतिन के पास पैसा ना हो लड़ाई लड़ने का। अब आप उसे सामान खरीद रहे हो, चलो वो मान लिया, मिलिट्री सप्लाईज जो हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, पर यहाँ जब तुम डिस्काउंटेड ऑयल ज्यादा खरीद रहे हो तो ये अमेरिका कह रहा है ये तो हमें लग रहा है कि आप फायदा उठा रहे हो इस सिचुएशन का, और आप हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप पुतिन को पैसा दे रहे हो। ये आर्गुमेंट आ रही है अमेरिका की साइड से। इंडिया आर्गुमेंट दे रहा है ठीक है हम खरीद रहे हैं चाहे डिस्काउंट में, पर यूरोप भी तो खरीद रहा है, यूरोप भी काफी सारी गैस खरीद रहा है। पर अमेरिका कह रहा है यूरोप तो जो गैस खरीद रहा है वो जितनी पहले खरीदता था उतनी खरीद रहा है, धीरे धीरे कम कर रहा है। पर आप तो उल्टा कर रहे हो, आप जितना तेल रशिया से लेते थे चाहे थोड़ा भी, आप तो तेल की खरीद बढ़ाए जा रहे हो रशिया से, तो आप तो इसको अपना फायदा बना रहे हो और हमें नुकसान बना रहे हो, राइट। तो ये इशू आ रही है अमेरिका की भारत के साथ कि आप ये जो सैंक्शंस लगी हैं आप तो इसका फायदा उठा रहे हो जो कि फायदा हमारे खिलाफ है और रूस के फेवर में है, आप ऐसे कैसे करोगे? ये आर्गुमेंट है। रविंद्र सर, भारत और अमेरिका के बीच बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे पहले 2+2 वार्ता 3 बार हो चुकी है। अब उसमें जैसे 2018 में 2+2 वार्ता हुई, उसके बाद हमने देखा 2019 में भी हुई, फिर 2020 में 2+2 वार्ता हुई। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स, डिफेंस से रिलेटेड भी हमने कुछ अग्रीमेंट्स देखे हैं। इस बार भी कुछ इस तरीके से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस 2+2 डायलॉग मीट के बाद कुछ अग्रीमेंट पर चर्चा हो या सहमति बने?
तो डेफिनेटली यस, कुछ एग्रीमेंट में बढ़ेगी, कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग में बढ़ेगी, परंतु याद रखिए ये जो 2+2 हो रहा है ये पहली बार हो रहा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। बाइडन 21 में आए थे, इससे पहले जो 2+2 हुए थे, राइट। और जब बाइडन 21 में आए तो 21 के दिसंबर में जो 2+2 होना था वो पोस्टपोन हो गया था। क्यों? क्योंकि पुतिन इंडिया आए थे, आपको याद है 6 दिसंबर और समथिंग पुतिन आए थे। ये 2+2 दिल्ली में होना था करीब 10-12 दिसंबर को, एस्टिमेट चल रहा था, पर ये 2+2 कैंसिल हो गया था उस समय, क्योंकि उससे हफ्ता भर पहले भारत ने पुतिन को होस्ट किया था। तो ये पहला 2+2 हो रहा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बिटवीन भारत एंड अमेरिका। तो इसलिए जो अब इस 2+2 के आउटकम आएंगे वो इंडिकेट करेगा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का भारत के प्रति रुख क्या है। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे होगा कि ये जो पूरा रूस यूक्रेन का जो मामला है और जो अमेरिका की मायूसी है भारत के साथ, भारत का एक न्यूट्रल स्टांस रखना, या जिस तरीके से अब तक हम देख आ रहे हैं भारत का जो रुख है, आपको लग रहा है कि इंडिया इज प्लेइंग सेफ, वो उसका स्टांस सही है? यस, इट इज प्लेइंग सेफ, बट मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं जो बहुत हमें कहा जा रहा है, और हम खुद डेफिनेटली कहते हैं कि हम खुदा हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं ये वो, बट पता है कि हम ऑलरेडी अमेरिका के प्रेशर में आ चुके हैं मदान। अभी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में यूएस की सेनेट में हियरिंग हो रही थी, स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल, यही डोनाल्ड लू जो इमरान खान जिसको कंट्रोवर्सी किया था, एनीवे उसने आके स्टेट डिपार्टमेंट तो सेनेटर ने पूछा कि भारत का रवैया रूस की तरफ क्यों जा रहा है और मतलब भारत हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा है। तो डोनाल्ड लू ने कहा था, और ये ओपन रिकॉर्ड में है, कि हम भारत की सिचुएशन समझते हैं, उनकी अमेरिका से रशिया से उनकी जो डिपेंडेंसी है वेपन सिस्टम्स वगैरह की, परंतु भारत धीरे धीरे अपना कोर्स चेंज कर रहा है, और पिछले कुछ हफ्तों में ही, ये बात कह रहा है ये फरवरी और मार्च में कभी, कि पिछले कुछ हफ्तों में ही भारत ने रशिया के साथ 3 डिफेंस डील्स कैंसिल करी हैं, मिग्स की, हेलीकॉप्टर्स की और एंटी टैंक मिसाइल्स की। तो ये 3 डील्स भारत ऑलरेडी कैंसिल या पॉज कर चुका है रशिया के साथ अंडर अमेरिकन प्रेशर। राइट सर, बहुत धन्यवाद करेंगे रविंद्र सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और मायने बताने के लिए कि भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग के क्या मायने हैं, और जो वर्चुअल मीटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, उसके क्या मायने हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच, क्या सामने निकल कर आता है, वो जब भी क्लियर होता है हम सबसे पहले दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन जब रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं तो 47वां दिन है, और 46 दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों का जो हाल किया है उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। कैसे रूस के धमाकों से यूक्रेन के शहर वीरान हो गए हैं, लाखों के जो संख्या में लोग हैं यूक्रेन छोड़कर कहीं और बस जाएं, और जो देश नहीं छोड़ पाए उनका क्या हुआ। देखिए यूक्रेन में जंग से तबाही की ये तस्वीरें। रूस यूक्रेन में बीते 46 दिनों में क्या हुआ है, उसे जानने के लिए आप सिर्फ इन तस्वीरों को देखिए। तबाह इमारतें, टैंकों के मलबे और सड़कों पर पड़ी लाशें। आज यही तस्वीरें यूक्रेन की पहचान बन गई हैं। बुचा नरसंहार की तस्वीरों ने तो दुनिया की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यहां तो मानो शव के मिलने का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। रविवार को भी यहां 9 और लाशें मिली, लेकिन बुचा की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि कीव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कीव की प्रोसिक्यूटर जनरल इरियाना वेनिदिकोवा का दावा है कि कीव के अलग अलग इलाकों में अब तक 1222 लाशें बरामद की गई हैं। ये सभी लाशें बीते 24 घंटे में मिली हैं। इरियाना वेनिदिकोवा का दावा अगर सही है तो ये बुचा से भी भयानक होगा। रविवार को कीव के पश्चिम में एक पेट्रोल स्टेशन के मैनहोल से 2 शव बरामद हुए हैं। शव को निकाल रहे कर्मचारियों के मुताबिक एक शव पर आम नागरिकों जैसे कपड़े थे, जबकि एक पर सेना की वर्दी जैसा कुछ था। स्थानीय पुलिस का दावा है कि रूस की सेना के पीछे हटने से लेकर अब तक इस इलाके से करीब 50 शव बरामद किए गए हैं। यूक्रेन में हुए इस नरसंहार पर ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुख जताते हुए ईस्टर संघर्ष विराम संधि का आह्वान किया है
और दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन के शहरों की तस्वीरों को ही बदल कर रख दिया है। ज़ेलेंस्की तो आज भी यही चेतावनी दे रहे हैं कि रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन नहीं है। रूस जो आपदा यूक्रेन पर लेकर आया है उसका असर सभी पर होगा, क्योंकि रूसी आक्रमण का इरादा केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं था, न ही हमारी स्वतंत्रता और हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए था, बल्कि रूस का लक्ष्य तो यूरोप है। सभी देश रूस को रोकने के लिए जल्द से जल्द इकट्ठा हों। यूक्रेन को इस युद्ध में रूस के खिलाफ दुनिया भर से समर्थन मिला और रूस पर लगी पाबंदियों ने उसे कहीं न कहीं पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन वापस लौटते हुए रूस जो निशाना छोड़कर जा रहा है, शायद उसका दाग यूक्रेन की धरती से कभी नहीं मिट पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। युद्ध के बादल छटने के बाद अब आम लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर की कीव से रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने आम लोगों से जानने की कोशिश की कि युद्ध के बाद कितना बदला कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर एक बार फिर से चहल पहल बढ़ गई है और आम लोग अब यहाँ आप देखिए बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि युद्ध अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसी के साथ हमें जीना है। आप देखिए कुछ लोग यहाँ हमें मिले हैं जो कि हाथ में कॉफी लेकर बेफिक्र होकर कीव की सड़कों पर चल रहे हैं। जरा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। यू आर इन कीव, डोंट यू फील स्कैर्ड? Here in Kiev, not so scared, but we are scared about our parents who live in Kharkiv because they are still bombing Kharkiv. Yesterday, UK Prime Minister Boris Johnson was here in your city and he was roaming around on the streets with President Zelensky. So, what are your thoughts? I'm really glad and want to thank you to Boris who came to Ukraine to see the situation by his own eyes. And in this case, he won't be foolish because of propaganda. What you thought about it? Really thank for all the politicians who come here in Kiev to see their own eyes what's going on here, and we really thank you for support to our country. Thank you very much. बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि जितने भी विश्व भर के नेता हैं जो यहाँ आ रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। और कीव की सड़कों पर अब चहल पहल है युद्ध के बीच। अब लोगों ने ये मन बनाया है कि हमें इसी तरह से जीना है और इसी तरह से हम आगे भी लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे। कीव से कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। अब खबर चीन से। यहां पर कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना का एपिसेंटर बने शंघाई में एक दिन में करीब 25,000 नए मामले सामने आए हैं। चीन में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। चीन में तमाम बैन के बावजूद कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हैं। यहाँ कोरोना के 25,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। शंघाई में मार्च की शुरुआत के बाद अब तक लगभग 1,80,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। राजधानी बीजिंग समेत चीन के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। शंघाई में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ काफी बढ़ गया है। हल्के फुल्के लक्षण होने के बावजूद लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, जिस वजह से मरीजों को बेड मिलने में मुश्किल हो रही है। कोरोना मरीजों की भीड़ के चलते कई अस्पतालों में बाकी बीमारियों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। अधिकतर अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी बीमारियों के लिए अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। लॉकडाउन के चलते शंघाई की सड़कें पूरी तरह खाली नजर आ रही हैं। सिर्फ मेडिकल, पुलिस, हेल्थ वर्कर और डिलीवरी मैन को छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष हालातों में बाहर निकलने वाले लोगों को न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाने के बाद ही इजाजत दी जा रही है। शंघाई में लॉकडाउन की वजह से मरी के हालात भी बन गए हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे बताएंगे मार्केट में कैसा रहा आज का एक्शन और कहां रखें कल नजर। डॉक्टर साहब, ज्यादा पेन तो नहीं होगा ना? पता भी नहीं चलेगा। हो गया। हो गया? वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा
शेयर कौन सा लूं? सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। एक 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग होटल में क्या फर्क होता है तुम्हें मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम ना, AC स्टार रेटिंग में फर्क किसी को, कैन यू प्लीज? इस एक्सपर्ट से नहीं, क्रोमा एक्सपर्ट से पूछो। हाय। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी व तनाव का शिकार हो जाता है। न्यूट्रिला वेट गेन से आप 1 माह में 3 से 5 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। आइए अब आपको दे बाजार का हाल। कारोबारी हफ्ते के शुरुआती दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 482 अंक गिरकर 58,964 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 109 अंक लुढ़ककर 17,674 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 138 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और बैंक निफ्टी 37,613 के लेवल पर बंद हुआ। और आज बाजार में कैसा एक्शन रहा, किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला, हलचल वाले स्टॉक्स बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर। बताइए अरमान। हफ्ते का ये पहला कारोबारी दिन था और ये जो पहला कारोबारी दिन था ये दबाव के साथ होकर बंद हुआ। अब उसका कारण क्या था? हमारी जो मंदी है उसका मेन रीजन आया है हमारा ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दबाव था तो यहाँ पर भी दबाव देखा गया। अब आए अगर बात करें कि निफ्टी के जो मेजर गेनर्स और लूजर्स में थे, तो अगर निफ्टी के मेजर गेनर्स में थे ग्रासिम, कोल इंडिया, JSW स्टील और अपोलो हॉस्पिटल जो अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। वही जो लूजर्स में थे मेनली IT सेक्टर पर फोकस, जिसमें HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो और LNT में खासा दबाव देखा गया। अब निफ्टी के अलावा कौन से थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में? टॉप गेनर्स में है गोदरे फिलिप्स, गुजरात अंबुजा, पेटीएम और मैंगलोर रिफाइनरी एंड केमिकल्स, जिसमें अच्छी खासी तेजी देखी गई। और अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें परसिस्टेंट सिस्टम जो कि IT सेक्टर का पहले ही कहा गया था, सफारी फूड्स, गुजरात, GNVC और इजी ट्रिप प्लानर्स, जिन पे भी खासा दबाव देखा गया। अगर अब मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में सबसे अच्छा जो फोकस है वो सीमेंट सेक्टर पे रहा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में अंबुजा सीमेंट के मैनेजमेंट ने भी कहा था कि 2022 के कैलेंडर ईयर में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। JK लक्ष्मी सीमेंट भी 3% के साथ बढ़कर बंद हुआ। SCC सीमेंट और ग्रासिम में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखी गई। अगर आप रियलिटी सेक्टर में देखेंगे तो उसमें भी अच्छे गेनर्स हुए, जिसमें एबोरा रियल्टी, IB रियल एस्टेट, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी अच्छा खासा गेन देखा गया। अब दबाव किस पर था? दबाव था मेजरली जो पहले भी हमने निफ्टी में देखा था वो है IT सेक्टर, और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी उसका सपोर्ट दिया गया, जिसमें खासा दबाव देखा गया। IT में मेजर लूज करने वालों में LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज थी, और अगर बैंक में देखा जाए तो टॉप लूजर्स में सब HDFC बैंक था, और उसके साथ साथ ही यूनियन बैंक में भी लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई। और कल बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी, जानने के लिए हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत करते हैं। हफ्ते के शुरुआती दिन ही बाजार में गिरावट देखने को मिली, पर कल की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मार्केट्स में थोड़ी सी नर्वसनेस है। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब ये 17, 650, 650 से सपोर्ट लेके जो बाउंस किया, तो ऊपर के लेवल्स पे जाते ही FII फिर से सेलर्स बन गए, जो कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए तो तेजी में आए थे, बट वापस से अब इनके नंबर्स भी बड़े आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है, और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप आज भी अच्छा परफॉर्म किए, और मुझे ऐसा लगता है कि IT स्टॉक्स में जिस तरीके से आज TCS के रिजल्ट्स आए, हालांकि इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस ही आए हैं, और भी आगे देखेंगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, बट ओवरऑल थोड़ा सा ये जो कॉन्फिडेंटली जो बोल रहे थे हम कि बाइंग्स और मार्केट्स में तेजी में पूरी बैठनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते क्लियरली। और रिजल्ट सीजन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, रिजल्ट ओरिएंटेड वॉलेटिलिटी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर के लेवल जब ऐसा लगता है 17,900, 18,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो फाइनली स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रह के अप्रोच करें। बहुत धन्यवाद संदीप जी, कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। FPO के बाद योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी रुचि सोया ने अब बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने पतंजलि का फूड कारोबार रुचि सोया में शामिल करने का ऐलान किया है। साथ ही कंपनी ने रुचि सोया का नाम बदलकर
पतंजलि फूड करने का फैसला किया है। कंपनी के बोर्ड ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। जी बिजनेस से खास बातचीत में रुचि सोया के सीईओ संजीव अस्थाना ने हमें ये जानकारी दी। दो बहुत मेजर फैसले हुए हैं कल रात को हमारे बोर्ड मीटिंग में। पहला फैसला तो ये हुआ है कि पतंजलि का जो फूड बिजनेस है पूरा पोर्टफोलियो, उसको ये पतंजलि जो है रुचि सोया को ट्रांसफर करेगा और रुचि सोया उसको टेक ओवर करेगा। और दूसरा निर्णय हमारा एक बहुत बड़ा हुआ है, रुचि सोया का नाम चेंज होके पतंजलि फूड लिमिटेड या जो भी अप्रोप्रिएट नेम जो हम लोग अप्रूवल मिलेगा उसमें करेंगे, जो कि बेटर रिफ्लेक्ट करता है कि एक ग्रुप में ऑपरेट करने का और एक प्रकार से जो कि बिजनेस जो हमारा है, क्योंकि फूड पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और सोया का पोर्टफोलियो कम है। और रुचि सोया और पतंजलि के बोर्ड कारोबार का, फूड कारोबार का माफ कीजिए, पूरा गणित अब समझते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ। वरुण बताइए, रुचि सोया के हाथ पतंजलि का फूड कारोबार कैसा रहेगा ये? देखिए, पतंजलि के फूड कारोबार का जो विलय है वो होने वाला है रुचि सोया के साथ। दरअसल ये खबर आज आई और इसके बाद आपने देखा कि एक तरह से हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि पतंजलि अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है और इस कंपनी का जो फूड का कारोबार है वो तो काफ़ी चर्चित है और अब ये कंपनी जो है उसका फूड का कारोबार रुचि सोया में इसका विलय किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, रुचि सोया का जो नाम है वो बदल के पतंजलि फूड किया जाएगा। जाहिर सी बात है, रुचि सोया का जो कारोबार है वो तो उसमें रहेगा, लेकिन पतंजलि का कारोबार जो है वो रुचि सोया में जाने वाला है। और पतंजलि के फूड कारोबार में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आप देखिए, आटा, जूस, अचार, मसाले, गाय का घी, शहद, इस टाइप के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पतंजलि के फूड कारोबार में हैं और ये बहुत बड़ा बुके है जो कि अब रुचि सोया के पास जाने वाला है। अगर आप देखेंगे तो FY21 में पतंजलि की कुल आय करीब 9.5-10 हज़ार करोड़ के आसपास की थी। उसमें से करीब 6,300 करोड़ के आसपास का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था वो इस कंपनी के फूड कारोबार में आता था। अगर आप इन दोनों को मिला दें, यानी कि रुचि सोया और पतंजलि दोनों को मिला दे, तो ये कंपनी अपने आप में किसी MNC कंपनी से कम नहीं होगी, क्योंकि इस कंपनी की जो कुल आय है वो करीब 29-30 हज़ार करोड़ के आसपास रहने वाली है। मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो बाजार में ये चर्चा है एनालिस्ट कम्युनिटी के बीच में कि इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ के आसपास रह सकती है। यानी कि आपने जितनी बड़ी FMCG कंपनीज देखी, जैसे कि HUL, डाबर या फिर कोई और कंपनी, उस साइज़ की कंपनी जो है वो ये बनने वाली है। और जिस तरह से इस कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी जो है वो देश में बनने के लिए अब तैयार हो रही है। रुचि सोया जिसमें अब विलय होने वाला है पतंजलि के फूड के कारोबार का। एक लंबे समय से इन्वेस्टर्स भी सोचते थे कि कब पतंजलि लिस्ट होगी और अब देखिए पतंजलि भी जो है वो लिस्ट हो रहा है। बहुत धन्यवाद वरुण, ये पूरा गणित हमें समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गोदरेज ग्रुप ने गोदरेज कैपिटल नाम से फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च की है। ये कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी होगी। इसके साथ ही गोदरेज कैपिटल की 2 सब्सिडरीज होंगी। पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी गोदरेज हाउसिंग और दूसरी NBFC गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस। गोदरेज इंडस्ट्रीज गोदरेज कैपिटल में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का टारगेट 2026 तक कंपनी का बैलेंस शीट 30,000 करोड़ रुपए करने का है। कंपनी का कहना है कि गोदरेज कैपिटल को वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल कंपनी बनाएंगे और इसका विस्तार मुंबई, दिल्ली NCR, पुणे और बेंगलुरु से बाहर भी करेंगे। और LIC IPO से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली रही जानकारी के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते LIC IPO को आखिरी मंजूरी दे देगी और इसके बाद कंपनी सेबी में RHP दाखिल कर देगी। 12 मई से पहले IPO लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताएं, LIC के IPO को सरकार पहले मार्च महीने में लॉन्च करना चाहती थी। हालांकि रूस यूक्रेन जंग के चलते शेयर बाजार में आई अस्थिरता के कारण सरकार को अपनी योजना टालनी पड़ी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 12 मई से पहले LIC का IPO लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए, जो देश का सबसे बड़ा IPO है LIC का IPO, उसको लेकर तैयारियां जो है वापस जोर शोर से शुरू हो गई है और LIC की जो लिस्टिंग है वो IPO का लॉन्च है वो
12 मई से पहले उन्हें करने की पूरी तैयारी है, पूरा टारगेट है। इसीलिए हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो आखिरी मंजूरी है, जो LIC का RHP फाइल होना है, तो उसकी आखिरी मंजूरी जो है इस हफ्ते जो है सरकार के द्वारा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जा सकती है और उसके बाद जल्द ही जो है RHP फाइल कर दिया जाएगा। जिस तरह से DRHP में बताया गया था कि 5% तक जो है हिस्सा ऑफलोड किया जाएगा, लेकिन जो है अब इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। 6-6.5% तक का जो हिस्सा है IPO में दिया जा सकता है और इसमें मकसद यही रहेगा कि जो निवेशक है उसके लिए प्राइसिंग जो है काफ़ी अच्छी रखी जाए, कम रखी जाए प्राइसिंग, उसको लेकर जो है जो सारी डिटेल्स है वो RHP में होगी। जो ये जो IPO है LIC का IPO, ये मार्च में आने वाला था, इसकी पूरी तैयारियां जोर शोर से थी, लेकिन रूस यूक्रेन क्राइसिस के, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो बाजार में उतार चढ़ाव हुआ उस वजह से ये IPO टल गया। लेकिन जो DRHP फाइल हुआ था 13 फरवरी को, तो उसके बाद 90 दिन का वक्त था IPO को लॉन्च करने का, तो उसकी जो टाइमलाइन है वो 12 मई को ख़त्म हो रही है। इसलिए पूरी कोशिश है कि 12 मई से पहले इस IPO को लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि अगर 12 मई का वक्त चला जाएगा तो फिर वापस जो है प्रक्रिया काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चौथी तिमाही के नतीजे हैं वो वापस DRHP में डालने पड़ेंगे और जो प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि 12 मई से पहले IPO को लॉन्च कर दिया जाए, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई के पहले हफ्ते में IPO को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि पूरा लक्ष्य यही है कि 12 मई से पहले जो है इस IPO की शुरुआत कर दी जाए। एलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं होंगे, इसकी जानकारी कंपनी के CEO पराग अग्रवाल ने दी। पराग अग्रवाल ने कहा कि एलॉन मस्क के साथ सीधे बातचीत हुई है। ट्विटर मैनेजमेंट एलॉन के साथ काम करने को लेकर उत्साहित है, मगर फिलहाल मस्क बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहते। हालांकि एलॉन मस्क ने यह भी कहा कि वो कंपनी को जरूरी सुझाव देते रहेंगे। पराग अग्रवाल ने यह भी बताया कि चाहे मस्क हमारे बोर्ड में हो या नहीं हो, वो हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और हम उनके इनपुट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कंपनी के लक्ष्य और प्राथमिकताओं में कोई बदलाव नहीं होगा। देश के 4 राज्यों में रामनवमी के मौके पर हंगामा हुआ, जिसके बाद तनाव का माहौल बन गया। दिल्ली के JNU कैंपस में रामनवमी के मौके पर हॉस्टल में नॉनवेज खाना परोसने पर हंगामा हुआ। ABVP और आयसा छात्रों के बीच ये झड़प हुई। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं गुजरात के आनंद और साबरकांठा में रामनवमी यात्रा के दौरान राम भक्तों पर पथराव किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। हालात ये है कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और हावड़ा में भी रामनवमी के मौके पर हंगामा हुआ, जिसके बाद 17 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बताएं, 2 साल से श्रद्धालुओं के लिए बंद पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून से हो रही है। 43 दिन तक चलने वाली यात्रा का समापन 11 अगस्त को होगा। और स्पोर्ट्स जगत की कुछ बड़ी खबरों में आपको बताएं, मार्च महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेताओं का ऐलान हो चुका है और इस अवार्ड के लिए पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को चुना गया है, जबकि महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की ओपनर रेचल हेंस ने बाजी मारी है। बाबर 2 बार यह अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2021 में भी ये अवार्ड जीता था। IPL के 15वें सीजन में आज एक ही मुकाबला खेला जा रहा है। ये मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच DY पाटिल स्टेडियम में चल रहा है। गुजरात की बात करें तो उसने जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। वहीं सनराइजर्स 2 हार के बाद चेन्नई को शिकस्त देकर इस मुकाबले में उतरी है। वहीं गुजरात टाइटंस अपने आक्रामक कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है। 2024 में होने वाली T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। वहीं पहली बार 20 टीमें भाग लेंगी। इनमें से 12 टीमों को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी।
अमेरिका और वेस्ट इंडीज को मेजबान देश होने की वजह से सीधे एंट्री मिलेगी। अमेरिका की टीम पहली बार क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेलेगी। भारत महिला हॉकी टीम का जूनियर वर्ल्ड कप जीतने का उसका सपना टूट गया है। भारतीय टीम को रविवार को खेले गए सेमीफाइनल में 3 बार की चैंपियन नीदरलैंड से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड लगातार चौथी बार फाइनल में जगह पक्की करने में कामयाब रही। भारतीय टीम पूरे मैच पे गोल करने का मौका ढूंढती रही, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के बीच रविवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान की पारी के दौरान आर अश्विन ने खुद को रिटायर आउट कर दिया। पारी के 19वें ओवर में अश्विन ने यह फैसला लिया। मैच के आखिरी ओवरों में उनके बल्ले से बड़े शॉट नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन बाद में गेंद को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचा पा रहे थे। इस वजह से अश्विन ने अचानक ये फैसला लिया और अंपायर को बताकर ड्रेसिंग रूम की ओर चल पड़े। उनकी जगह रियान पराग बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। आइए आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट जगत की कुछ खबरें। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को करीब 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये 22 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का यश की KGF चैप्टर 2 और विजय की बीस्ट के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने की वजह से इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। शाहिद के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर भी लीड रोल में है। फिल्म में पंकज कपूर भी बेटे शाहिद के साथ नजर आएंगे। एनटीआर और रामचरण स्टारर फिल्म RR की धूम जारी है। फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। आपको बताएं, RRR ने अपनी रिलीज के तीसरे रविवार यानी 17वें दिन दुनिया भर में कुल कमाई का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 1029 करोड़ के पार कमाई कर ली है। जहां पहले हफ्ते में दुनिया भर से 710 करोड़ कमाए, वहीं दूसरी हफ्ते में फिल्म की कमाई 260 करोड़ के करीब रही। तीसरे हफ्ते में फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 60 करोड़ रुपए कमा लिए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच रणबीर आलिया की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र से फर्स्ट लव पोस्टर सामने आया है। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने शादी से पहले ब्रह्मास्त्र का ये मोशन पोस्टर और फर्स्ट सॉन्ग केसरिया का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये फिल्म 9 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। वो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए एक वेब सीरीज और फीचर फिल्म पर काम कर रहे हैं। आर्यन काफी समय से इन आइडियाज पर काम कर रहे हैं और सीरीज बनाने के लिए उन्होंने पहले ही काम शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यंग फिल्म मेकर ने हाल ही में मुंबई के एक स्टूडियो में वेब शो के लिए एक टेस्ट शूट भी किया था। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अपनी अपकमिंग थ्रिलर फिल्म द कन्फेशन में लीड रोल निभाते नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसे अनंत नारायण महादेवन ने डायरेक्ट किया है। टीजर रिलीज के बाद से ही लोगों में फिल्म को देखने का क्रेज देखने को मिल रहा है। नाना इस फिल्म में #MeToo मामले के बाद 4 साल बाद कमबैक करेंगे। पूरे उत्तर भारत में गर्मियों का सितम जारी है और गर्मियां क्या बढ़ी, देश के कई राज्यों में बिजली की किल्लत होने लगी। ये समस्या ऐसी है जो हर साल गर्मियों में आती है, लेकिन बावजूद इसके हम कोई इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए। अगर कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई तो देश के कई पावर प्लांट बंद हो सकते हैं। फिलहाल हर रोज 8 करोड़ यूनिट बिजली की कमी पाई गई। इसकी एक बड़ी वजह यूक्रेन जंग भी है, क्योंकि जंग के चलते इंपोर्टेड कोल के दाम $150 से ऊपर जा चुके हैं। बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। जैसे जैसे पारा बढ़ता है, देश में बिजली की खपत बढ़ने लगती है। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में खपत करीब 5 से 10% तक बढ़ जाती है, मगर उत्पादन खपत के मुकाबले नहीं बढ़ पाती। इस दिक्कत की वजह बहुत है।
लेकिन वजहों की बात बाद में करेंगे। पहले दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। बिजली की मांग पूरी करने के लिए ओपन एक्सचेंज सिस्टम के तहत ली जाने वाली बिजली महंगी हो चुकी है। ऐसी समस्या से देश भर की पावर कंपनियां जूझ रही हैं। पावर क्राइसिस की बात करें तो पिछले महीने मार्च में भी औसतन रोजाना करीब 2 करोड़ यूनिट बिजली की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अब ये किल्लत बढ़कर रोजाना 8 करोड़ यूनिट के करीब पहुंच गई है। जब पिछले साल अक्टूबर में कोयला संकट के चलते बिजली किल्लत से हाहाकार मचा हुआ था, तो उस दौरान ये किल्लत 8 करोड़ 20 लाख यूनिट तक चली गई थी। यानी हम एक बार फिर पावर क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में बिजली कटौती का दौर शुरू हो चुका है, जबकि इंडस्ट्रियल स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु महंगी बिजली खरीदकर इस संकट से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय देश के पावर प्लांटों के लिए करीब 2.5 करोड़ टन कोयला मौजूद है, जो कि 12 दिन का ही स्टॉक है। कोयले की इस कमी से निपटने के लिए घरेलू स्तर पर कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉरपोरेशन से कोयले का आयात बढ़ाने के लिए कहा गया है। घरेलू स्तर पर कोयले की खपत को देखते हुए रेलवे जून तक 9 मिलियन टन कोयले की सप्लाई करेगी, ताकि बिजली संकट को कुछ कम किया जा सके। समझते हैं कि आखिर इस किल्लत की वजह क्या है। इंपोर्टेड कोल, जिसकी आमतौर पर कीमत 50 से 60 डॉलर प्रति टन होती है, उसकी कीमत पिछले 10 महीने में बढ़कर 100 डॉलर तक पहुंच गई है और अब रूस यूक्रेन जंग के चलते इसके दाम 150 डॉलर प्रति टन तक जा चुके हैं। ऐसे में आयातित कोयले पर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेएसपीएल ने आयातित कोयला महंगा होने के चलते बिजली के दाम 5 से 6 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिए हैं। पावर शॉर्टेज से केवल इंडस्ट्री को ही नहीं असर पड़ेगा, आम लोगों के लिए भी बिजली महंगी होगी। ओपन एक्सचेंज से मिलने वाली बिजली पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5 गुना महंगी हो चुकी है। पिछले साल ओपन एक्सचेंज से बिजली 5 रुपए 31 पैसे प्रति यूनिट पर मिल रही थी। अब इस साल ये रेट बढ़कर 8 रुपए 42 पैसे प्रति यूनिट हो गया है। ऐसे में बिजली का बिल भी आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी बिजनेस। इसी के साथ इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।